माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स दर्शन में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेज़र फिजिक्स का एक पार्ट, जिसके अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे हीलियम नियॉन लेज़र के विषय में। किसके विषय में? हीलियम नियॉन लेज़र। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र। तो हीलियम नियॉन लेज़र की हम बात करें तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस को आपको होना चाहिए। उसका पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हीलियम भी एक गैस है, नियॉन भी एक गैस है। तो इसलिए जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो एक गैस लेज़र है। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं जनरली शॉर्ट में HENE लेज़र। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला क्या बताया हमने आपको, ये एक गैस लेजर है जिसमें किसका यूज होता है? हीलियम और नियॉन का यूज होता है। ठीक है। दूसरा, ये लेजर जो है उसको बनाया था 1961 में अली जेवन बेनेट ने बनाया था। अली जेवन बेनेट, नाम लिख देते हैं उनको, अली जेवन और बेनेट, इन्होंने बनाया था। बेनेट देते हैं, अली जेवन और बेनेट ने इसका निर्माण किया था। और ये पहला गैस लेजर है जो कैसा है? CW यानी कंटिन्यूस वेव लेजर है, यानी सतत तरंग दैर्घ्य मिलती है इसमें, इससे हमको सतत लेजर मिलती है। जबकि आप इसके पहले जो यूज हुए थे लेजर, जैसे रूबी लेजर है, तो उसमें जो लेजर मिली थी वो पल्स के फॉर्म में मिल रही थी। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि ये 4 लेबल, ये क्या है? 4 लेबल यानी 4 स्तरीय लेजर है। फिर इससे रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यह है कि इसमें हम पंपिंग कराने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज नहीं करते हैं। सामान्यतः जो ऑप्टिकल पंपिंग मेथड आपने लेजर के प्रिंसिपल्स वगैरह में पढ़ी होगी, समझी होगी, तो उसमें हमने ऑप्टिकल पंपिंग समझाई थी आपको। यहां पर कौन सी पंपिंग यूज करते हैं? विद्युत पंपिंग मेथड यूज होती है। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, विद्युत पंपिंग है ना, विद्युत पंपिंग मेथड, पंपिंग विधि का यूज करते हैं। फिर इससे रिलेटेड अगला पॉइंट हमारा आता है, इससे जो तरंग दैर्घ्य निकलती है वो दृश्य क्षेत्र में निकलती है। किस क्षेत्र में निकलती है? दृश्य क्षेत्र में निकलती है, और यानी विजिबल रीजन में रहती है। किस कलर की रहती है? लाल कलर की रहती है। जिसकी यदि हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है इसकी? 6328 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि विजिबल रीजन में। तो ये इसके हमारे सामान्य छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। क्या क्या बताया, रिवाइज कर देते हैं। ये एक गैस लेजर है जिसमें हीलियम और नियॉन गैसेस का इस्तेमाल होता है। दूसरा, 1961 में अली जेवन बेनेट ने बनाया था। ये कैसी वेव है? कंटिन्यूस वेव से सतत है ना, लगातार मिलती है हमको। चौथा पॉइंट है हमारा ये 4 लेबल लेजर है। पांचवा पॉइंट है ये विद्युत पंपिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है पंपिंग के लिए। और छठवां पॉइंट है कि इससे हमको 6328 एंगस्ट्रॉम का लाल कलर का लाइट मिलता है, जो कि विजिबल रीजन में होता है। तो ये इसके जनरल पॉइंट्स हो गए। अब हम इसकी संरचना देखते हैं। इसके 4 मुख्य भाग हैं, जिनमें से पहला कहलाएगा हमारा विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक कांच की एक ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग, ये हम बना देते हैं यहां पर, ये हमारी बन रही है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब।
जिसकी लंबाई लगभग 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। क्लियर है? ये क्या हो गया? विद्युत विसर्जन नलिका। तो इसकी लेंथ हम यहां लिख देते हैं, कितनी होती है? 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। किसकी बनी रहती है ये? कांच की या क्वार्ट्ज की बनी रहती है? ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब या विद्युत विसर्जन नलिका। सेकंड पॉइंट होता है इसका, सेकंड भाग है इसका। भाई अपने विद्युत विसर्जन नलिका ले ली, अब इसमें सेकंड होता है अनुनादी कैविटी। अनुनादी कैविटी यानी कि रेजोनेंस कैविटी। तो रेजोनेंस कराने के लिए इस विद्युत विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पर 2 मिरर लगाए जाते हैं। इस सिरे पर हम एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। ये कैसा मिरर है? एक प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है, जो कि पूर्ण परावर्तक है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टर है। दूसरे एंड पर हम कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। ये कॉनकेव मिरर बता दिया, लगा दिया हमने यहां पर। कैसा मिरर लगा यहां पर? ये कॉनकेव मिरर है ना। जो कैसा है आपका? ये पूर्ण परावर्तक नहीं है, कैसा रहेगा? ये हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टर रहेगा, ठीक है, आंशिक रूप से परावर्तक रहेगा। तो इसकी पारगमन आंशिक परावर्तक है ना, पार्शियली रिफ्लेक्टर है, आंशिक परावर्तक है, जिसमें से जो हमारी लेजर लाइट है लगभग 1% इसमें से ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसकी ट्रांसमिट होने की पावर कितनी हो गई हमारे लिए? कितना पावर है इसकी ट्रांसमिटिव पावर? 1%। इसका अर्थ है 1% लाइट इसमें से बाहर निकल सकती है। दो पार्ट हो गए। क्या क्या हो गया हमारा? पहला विद्युत विसर्जन नलिका, दूसरा अनुनादी कैविटी। अनुनादी कैविटी के रूप में 2 मिरर्स हो गए। कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ यानी कि आपके लिए हो गया ये गेन मीडियम। क्या कहलाएगा इंग्लिश में? गेन मीडियम कहलाता है, यानी कि जिसके थ्रू हम लेजर उत्पन्न कर रहे हैं। तो नाम से हमारा क्लियर था कि ये हीलियम नियॉन लेजर है। ये हीलियम नियॉन लेजर है, तो इसमें क्या भरा रहता है? हीलियम और नियॉन गैस भरी रहती है। इसके अंदर क्या भर देते हैं हम? हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर भर देते हैं। और बात करें इनके रेशो की, कितनी कितनी भरी रहती है? तो हीलियम और नियॉन गैस का रेशो रहता है वो 5:1 से लेकर 20:1 तक वेरी होता है। हीलियम नियॉन लेजर का जो रेशो है इस गैस के अंदर कितना वेरी होता है? 5:1 से लेकर 20:1 तक वेरी होता है। यानी कि जरूरत के हिसाब से हम इसको कहीं 7:1 या 10:1 इस प्रकार से भी उसको हम रख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इसको 7:1 या 10:1 भी रख सकते हैं। इसके अंदर जो गैसेस भरी हैं उनका प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो 1 टॉर होता है। 1 टॉर की कोटि का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर है वो 1 टॉर की कोटि का होता है। कितने भाग हो गए हमारे? 3 भाग हो गए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका और जिससे हम इनको एनर्जी देंगे वो कहलाएगा हमारा ऊर्जा या पंप सोर्स, ठीक है। ऊर्जा या पंप स्रोत, इससे हम क्या करना है? इसको एनर्जी देने वाले, एनर्जी और पंप सोर्स हो गया। इसके लिए हम यहां पर डीसी वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जिसका वोल्टेज लगभग 1000 वोल्ट होता है। इसके थ्रू हम यहां पर
ये हो गया हमारा वोल्टेज स्रोत। इसके थ्रू हम इसको कैथोड और ये एनोड हो गया। ये 1000 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो कैथोड और एनोड के थ्रू इस पे दिया जाता है, जिससे यहां पे इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होता है और लेजर की क्रिया में ये एनर्जी प्रोवाइड करने में सहायक होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इस पे 5 से मिली एम्पियर से लेकर 100 मिली एम्पियर तक की करंट को फ्लो करवा सकते हैं। जैसी आवश्यकता होगी, जैसी इंटेंसिटी या जिसके हिसाब से यदि हम बात करें, जिस प्रकार की लेजर की आवश्यकता होगी तो हम करंट को वेरी कर सकते हैं, यानी इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लेजर के मुख्य भाग। हमने आपको लेजर के 4 मुख्य भाग बताए हैं। विद्युत विसर्जन नलिका, अनुनादी कैविटी, कार्यकारी पदार्थ, ऊर्जा या पंप स्रोत। इंग्लिश में यदि हम बोलें तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, रेजोनेंस कैविटी, देन गेन मीडियम, एनर्जी एंड पंप सोर्स। तो इस प्रकार से हमारे इसके 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल एंड वर्किंग देखते हैं इसकी, यानी कि इसका सिद्धांत और जो मेथड्स है, किस प्रकार से इसमें लेजर प्रोड्यूस होती है, इसकी हम बात करते हैं। तो आपको यह मालूम है पहली बात कि इसमें हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन गैसेस प्रयुक्त होती हैं, यूज होती हैं। क्यों होती हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि हम यहां पर दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं तो हीलियम और नियॉन दोनों के जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं वो लगभग सेम लेवल पर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। हमने हीलियम और नियॉन गैस को क्यों लिया, इसका कारण क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों के एक्साइटेड एनर्जी लेवल सेम लेवल पर होते हैं। अब दोनों के अलग अलग क्या क्या रोल है ये देख लेते हैं। यहां पर जो हीलियम एटम्स हैं वो पंपिंग प्रोसेस में सहायक होते हैं, यानी कि वो पंपिंग करवाएंगे, और जो लेजर का प्रोडक्शन होगा, लेजर निकलेगी वो नियॉन एटम से निकलेगी, यानी एक्टिव सेंटर के रूप में नियॉन वर्क करेंगे और हीलियम क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उसको, नियॉन को एक्साइटेड लेवल में ले जाने के लिए। यहां तक अपन को बात क्लियर हो गई है। अब हम इसकी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसकी प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका स्विच ऑन करेंगे। जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं, लिखते जाते हैं अपन, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने से क्या होगा, जैसे ही हमने यहां पे 1000 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तीव्र गति से चलना प्रारंभ करेंगे, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेलरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या होगा, वो किससे कोलाइड करेंगे, हीलियम और नियॉन से। हीलियम और नियॉन के एटम से वो कोलाइड करेंगे। लेकिन आपको यह मालूम है कि इसमें हीलियम जो है वो नियॉन के कंपैरिजन में बहुत अधिक क्वांटिटी में भरा हुआ है। हमने रेशो भी देखा था, कितना था रेशो उस समय, 5:1 से लेकर 20:1 तक का रेशो था। यानी हम देख रहे हैं कि हीलियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी हीलियम से कोलाइड होने की, टकराने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये हीलियम के एटम से कोलाइड होंगे, हीलियम के एटम से टकराएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन किससे टकरा रहे हैं, हीलियम एटम से। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे आके टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो आपको यह पता है कि सामान्य स्थिति में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, मूल ऊर्जा स्तर पे होते हैं। जब उनको एनर्जी दी जाती है तभी वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। और लेजर के प्रोडक्शन के लिए हायर लेवल पे, एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में एटम्स होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे ये हीलियम के एटम्स हैं, ये कैसे हैं, आपके ग्राउंड स्टेट पर हैं। बहुत सारे एटम रहेंगे। अब इन एटम्स को जैसे इलेक्ट्रॉन से कोलिशन होगा तो ये एक्साइटेड होकर एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, अपने हायर एनर्जी लेवल पे चले आएंगे।
ये इनका माइग्रेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इसको अपन फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो लिख लेते हैं। हीलियम एटम से कोलिशन हो गया तो हीलियम एटम कैसे हो गए, एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटेड हीलियम एटम क्या करेंगे, अब उसमें नियोन एटम भी है तो नियोन एटम से टकराएंगे। नियोन एटम से जैसे ही वो कोलाइड करेंगे तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे, नियोन एटम को ट्रांसफर कर देंगे और नियोन एटम एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो जो नियोन एटम के जो ग्राउंड लेवल में एटम्स थे वो किससे एनर्जी ले रहे हैं, हीलियम के एटम से एनर्जी लेते हैं, कोलिशन के थ्रू लेते हैं और ग्राउंड लेवल से वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहां से ये इस प्रकार से कोलिशन के थ्रू क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर थ्रू कोलिशन, है ना, टक्कर के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। किससे, हीलियम से नियोन को ट्रांसफर हो जाती है और नियोन के जो एटम्स है वो ग्राउंड लेवल से कहां चले जाते हैं, वो भी एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं हीलियम एटम ने क्या किया, कोलाइड विथ नियोन, कोलाइड विथ नियोन, तो नियोन एटम कहां चले जाएंगे, नियोन एटम एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होके कौन से लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये 5s और 4s लेवल पे पहुंच जाते हैं। हीलियम एटम जब कोलाइड करते हैं नियोन एटम से तो उसके बाद में क्या हो जाते हैं, जो हीलियम एटम है वो कहां आ जाएगा, रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। हीलियम एटम नियोन एटम से कोलाइड होते हैं, कोलाइड होके टकराने के बाद में अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर करते हैं और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि हीलियम के लिए जो हायर एनर्जी लेवल है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियोन के लिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उनको मिल जाती है। जब वो मूवमेंट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू एक्स्ट्रा एनर्जी उनको नियोन एटम्स को ट्रांसफर हो जाती है। अब नियोन एटम एक्साइटेड स्टेट पर है, किस लेवल पर है, 4s और 5s लेवल पर है। अब नियोन एटम 4s और 5s लेवल से लोअर लेवल 4p और 3p में ट्रांजिशन करते हैं। तो इस प्रकार से उनमें ट्रांजिशन होता है। कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, 5s से 4p पर ट्रांजिशन होगा, 4s से 3p पे ट्रांजिशन होगा और साथ ही साथ जो हमारा सबसे मेन ट्रांजिशन है जो कि 5s से 3p लेवल पर होता है, इसी से हमको लेजर मिलती है। ठीक है, तीन ट्रांजिशन बताया हमने, 5s से 4p, 4s से 3p और 5s से 3p लेवल पे ट्रांजिशन होता है। तो 5s से 3p लेवल पे जो ट्रांजिशन होता है उसी से हमको लेजर लाइट प्राप्त होती है, जिसकी वेवलेंथ आपको मालूम है 6328 एंगस्ट्रॉम की हमको रेड कलर की लाइट हमको मिल जाती है। तो हम यहां पे अपनी स्टेप में लिख लेते हैं, एनी एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहां पर क्या होता है इनका 5s से किस पर, 3p पर ट्रांजिशन होता है और आपको क्या मिल जाती है, लेजर मिल जाती है, लेजर लाइट मिल जाती है। और जब 5s से 4p पे ट्रांजिशन होता है तो हमको 3.39 माइक्रोमीटर का, और 4s से जब 3p पे ट्रांजिशन होता है तो 1.15 माइक्रोमीटर का फोटोन मिलता है। अब 3p लेवल से जो स्वतः उत्सर्जन होता है, सेल्फ एमिशन होता है, उसके थ्रू ये नियोन एटम अब 3s लेवल पे ट्रांजिट हो जाते हैं। 3s लेवल से वो आने के बाद में क्या होता है, ये इसके वॉल से, कंटेनर से टकराते हैं और वो ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कोलिशन थ्रू
वॉल ऑफ द ट्यूब, है ना। अब जो यहां पे रेड कलर का फोटोन एमिट हुआ था, ये फोटोन, यहां जो रेड कलर का फोटोन जिसकी वेवलेंथ थी 6328 एंगस्ट्रॉम थी, ये फोटोन इस लेजर ट्यूब के अंदर इसके एक्सेस के अलोंग इस प्रकार से मूव करता है, और मूव करता है, मूव करने पे क्या होता है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और इस एंड पर पहुंचेगा, यानी इस प्रकार से वो एक्सेस के अलोंग गति करता रहता है, बार बार मूव करता रहता है। यहां जाएगा, इससे रिफ्लेक्ट होगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आएगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा। ये प्रोसेस होती रहती है। ये प्रोसेस कब तक होती रहती है? जब तक कि ये जो फोटोन एमिट हो रहा है वो दूसरे हीलियम एटम का स्टिमुलेटेड एमिशन करके एक और 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन एमिट ना कर दे। कब तक होता है ये? जब तक कि ये फोटोन दूसरे नियॉन एटम से 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन एमिट ना करा दे, यानी कि स्टिमुलेट एमिशन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं वो इसकी एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से गति करते रहते हैं, बार बार दोनों रिफ्लेक्ट्स के, दोनों मिरर्स के बीच में वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। और जब इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसकी पारगमन क्षमता, ट्रांसमिटिंग पावर 1%, यहां से इस एंड से लेजर निकल जाती है। तो आपको इस प्रकार से यहां पर लेजर लाइट मिल जाती है इस प्रकार से। जैसे जब इंटेंसिटी बहुत अधिक होगी तो यहां से बाहर लेजर लाइट मिल जाती है। अब लेजर लाइट मिलेगी तो कैसी रहेगी? ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ये कैसा रहेगा? आपका कोहेरेंस रहेगा, यानी कि कला संबद्ध रहेगा। ठीक है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं आपको पता है, 4 प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी, सीधे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा वो। तो इस प्रकार से इसका एक्शन पूरा होता है। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। क्या प्रक्रिया है आपकी? एक बार रिपीट कर रहे हैं। स्विच ऑन करने पे जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, गति मिलती है उनको, है ना। गति मिलने से स्पीड बढ़ने के कारण क्या होता है, वो एनर्जी रहती है, वो जाके हीलियम एटम से टकराते हैं। हीलियम के एटम जो कि ग्राउंड लेवल पर है इनसे कोलाइड करेंगे, तो यहाँ के हीलियम एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड लेवल 23s1 और 21s0 पे जाते हैं। यहां पर क्या करते हैं, वो कॉलिशन किससे करते हैं? नियॉन एटम से करते हैं, और नियॉन एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं और वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे जाते हैं। फिर ये जो नियॉन एटम्स है वो हायर एनर्जी लेवल से जब 5s से 3p पे ट्रांजिशन करते हैं तो 6328 एंगस्ट्रॉम का हमको रेड कलर का फोटोन प्राप्त होता है। ये फोटोन इसकी एक्सिस के अलोंग बार बार गति करता रहता है, जिससे कि दूसरे फोटोन भी उत्सर्जित हो सके, उद्दीप्त उत्सर्जन में सहायक हो सके, स्टिमुलेट एमिशन करवाता है। और जब इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इस मिरर जो जिसकी पारगमन क्षमता लगभग 1% है, इस एंड से वो बाहर निकल जाता है। तो हमको यहाँ पे लेजर पुंज प्राप्त होता है ना, लेजर लाइट प्राप्त होती है, जो कैसी रहती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की रहती है। ठीक है, कोहेरेंट रहती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रहती है। इस प्रकार से हमको लेजर प्राप्त होता है। ये लेजर कैसा प्राप्त होता है? वेव्स के फॉर्म में, कंटिन्यूस वेव्स प्राप्त होती है। हमको लेजर की वेव्स कंटिन्यूस प्राप्त होती है। चलिए, इस तरह से हमने हीलियम नियॉन लेजर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल देख लिए। तो हीलियम नियॉन लेजर की जो वर्किंग है उसको हम एक बार फ्लो चार्ट के रूप में बना के रख लेते हैं, जिससे हमको ध्यान भी रहेगा। तो पहली स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं, यानी कैसे हो जाते हैं, वो त्वरित हो जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अगली स्टेप में, किससे टकराते हैं, वो हीलियम के एटम से टकराते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या आ जाएगी आपकी कि इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड हो जाएंगे, विथ हीलियम एटम। ठीक है, किससे टकरा रहे हैं, वो हीलियम के एटम से टकराते हैं।
जैसे वो हीलियम के एटम से टकराते हैं तो हीलियम एटम एक्साइटेड हो जाता है, जब वो एक्साइटेड होता है तो ग्राउंड लेवल से कहां चला जाता है, वो 2,1s0 और 2,3s1 पे ट्रांसलेट हो जाता है, उस लेवल पे चला जाता है। अब ये हीलियम एटम क्या करेगा अगले स्टेप में, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, किसको, नियोन के एटम्स को। तो ये जाएगा हीलियम एटम क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू नियोन एटम। ठीक है, हीलियम एटम किसको ट्रांसफर कर रहा है, नियोन एटम को ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है, किसके थ्रू, टक्कर के थ्रू, थ्रू कॉलिजन, है ना। और इसके बाद में ये जो हीलियम एटम है वो क्या जाता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है, वापस आ जाता है। ये हीलियम की बात हो गई। अब नियोन एटम जो कि हीलियम एटम से कोलाइड किया था, अब वो क्या होगा, एनर्जी उससे गेन करता है, और गेन करने के बाद में वो अब एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है। तो लिख देते हैं नियोन एटम एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। हायर एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं, 4s एंड 5s पे वो चला जाता है। नियोन एटम एक्साइटेड होकर 4s और 5s लेवल में चला जाता है। यहां से वो 4s से वो कहां उसका ट्रांजिशन हो सकता है, 4s से वो 3p लेवल पर आ सकता है, और 5s से उसका ट्रांजिशन कहां हो सकता है, 4p और 3p लेवल में होता है। तो जब 5s से उसका ट्रांजिशन 3p में होता है, इस कंडीशन में क्या होती है, लेजर लाइट उत्पन्न होती है। ट्रांजिशन हमने कितने बताया आपको, 4s से 3p में, 5s से 4p और 5s से 3p में होते हैं, लेकिन जो लेजर लाइट उत्पन्न होती है वो 5s से 3p ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यहां पे हमको लेजर लाइट मिल जाती है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। रेड कलर का लाइट उत्पन्न होता है। और जो नियॉन एटम है, ये किसका ट्रांजिशन हो रहा है, नियॉन का हो रहा है सब कुछ अब, है ना। और ये नियॉन एटम फिर क्या करता है, सेल्फ एमिशन करके 3s लेवल पे ट्रांसमिट हो जाता है। बात सब कुछ नियॉन की हो रही है ना। नियॉन एटम कहां ट्रांसमिट होता है, 3s लेवल पे होता है। फिर वो उसकी वॉल से टकराता है, जो हमारी जो लेजर की जो ट्यूब की जो दीवार है उससे वो कोलाइड होता है, और वापस फिर वो कोलिजन होने के बाद में कोलिजन थ्रू वॉल लिवर लिख देते हैं, और कहां जाता है वो, ग्राउंड स्टेट पे जाता है, ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न हो जाता है। जब वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, अब इस लाइट की बात करें, ये लाइट क्या करता है, जो 6328 एंगस्ट्रॉम का जो लाइट उत्पन्न हुआ था, वो क्या करता है, इस एक्सेस के अलोंग, ट्यूब है मान लीजिए इस प्रकार की, तो इस एक्सेस के अलोंग दोनों मिरर से बार बार वो रिफ्लेक्ट होता है और लेजर की क्रिया को अंजाम देता है। इस तरह से हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी उसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर जो हमको मिली है उसकी क्या क्या प्रॉफिट्स हैं या क्या लाभ है, क्यों लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि ये जो लेजर लाइट होती है वो दृश्य क्षेत्र में होती है, दृश्य क्षेत्र में होती है, रेड कलर की होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये कंटिन्यूस वेव्स है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये कंटिन्यूस वेव्स थी, यानी कि ये सतत तरंगों के रूप में मिलती है, पल्स के रूप में नहीं मिलती है। इसकी जो स्थिरता रहती है वो थोड़ी सी हाई लेवल की रहती है, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है, और इसकी लागत भी बहुत कम आती है। इसमें हमने टेम्परेचर की कहीं कोई बात नहीं की, तो ये लो हाई टेम्परेचर पे भी बिना क्षति के, बिना किसी नुकसान के ये काम कर सकती है। इस तरह से हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए। इसकी हम कुछ कमियां देख लेते हैं। तो पहली कमी इसकी आ जाती है कि कम बिजली के कार्यों तक ही सीमित है, यानी इससे जो लेजर मिलती है उसकी पावर कम होती है। दूसरी, इसका जो गेन है वो भी बहुत लो होता है, यानी इसका जो लाभ है उससे बहुत कम होता है, और उसकी क्षमता भी बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, लो एफिशिएंसी वाली लेजर है।
इस तरह से आपका लेजर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और इसे लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।